आप सभी को नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 3 बस की यात्रा को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। इनके द्वारा व्यंग्य को एक साहित्य विधा का दर्जा दिया गया। इनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा करती हैं जिससे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना संभव नहीं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इनकी एक प्रमुख रचना है। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई। सर्वप्रथम पाठ का वाचन। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सड़क गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि हम सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें गोता बस लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो।
हमें ग्लानि हो रही थी कि इस बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगकर बस फिर चली। हम हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। पाठ के वाचन के पश्चात पाठ व्याख्या। लेखक ने वर्णन किया कि वे 5 मित्र थे। उन्होंने शाम 4 बजे की बस से यात्रा करने का कार्यक्रम बनाया। ये 4 बजे की बस के माध्यम से ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे। ये बस पन्ना से सतना तक जाती, जहां से वे जबलपुर की ट्रेन पकड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते। लेखक के साथ जो 2 मित्र आए थे, उन्हें दफ्तर के समय पर उपस्थित होना था। वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। उनके जानकार लोगों ने बताया, शाम को चलने वाली बस से यात्रा करना सही नहीं था, क्योंकि शाम के थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है तथा बस की भी हालत इतनी खराब है कि हमेशा मंजिल तक पहुंचना संदिग्ध होता है। जिस बस से लेखक को जाना था वह बस बहुत पुरानी थी, अनेक यात्राएं पूरी कर चुकी थी। उसके निशान बस पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसके शीशे, खिड़कियां और पूरी बॉडी टूट चुकी थी। वयोवृद्ध हो चुकी वह बस पूजा के योग्य थी, क्योंकि यह उसके आराम का वक्त था। जिस बस से लेखक अपनी यात्रा कर रहे थे, उससे उस बस की कंपनी के हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। लेखक ने जब अपने प्रश्नों के माध्यम से बस की कार्यकुशलता पर संशय प्रकट किया तो मालिकों ने पूरे विश्वास के साथ बस को कार्यकुशल बताया। लेखक के मित्रों में से एक डॉक्टर मित्र ने बस की कार्यकुशलता पर विश्वास जताते हुए कहा कि नई नवेली अविश्वसनीय बसों की तुलना में यह बस विश्वास योग्य है, जो अपनी गोद में बिठाकर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। लेखक ने इस माहौल में अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए यह भी लिखा है कि जो मित्र उन्हें छोड़ने आए थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे उन्हें अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थीं, पैदा होने वाले की मृत्यु निश्चित है। आदमी के इस दुनिया से जाने का कारण कोई न कोई बनता है। बस का इंजन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा मानो पूरी बस में इंजन की आवाज़ गूंज रही हो। टूटी हुई खिड़कियों के कांच से चोट लग जाने के डर से लेखक खिड़की से दूर हट गए। इंजन की आवाज़ उन्हें बहुत ही खतरनाक महसूस होने लगी। बस इतनी पुरानी थी कि लेखक और उनके मित्रों को लगा कि वह भारत की आज़ादी के समय हुए असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की होगी। जिस तरह असहयोग आंदोलन चलाया गया, उसी तरह बस का हर हिस्सा पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था। इंजन आवाज़ कर रहा था, खिड़की टूटी हुई थी, एक एक पुर्जा हिल रहा था। बस की सीट और उसकी बॉडी आपस में साथ नहीं दे रहे थे।
बस के हिलने पर ऐसा लगता था मानो सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर तो ऐसा लगा मानो हम बस की सीट पर नहीं बैठे थे, बल्कि सीट हमारे ऊपर सवार हो गई है। अचानक बस में कुछ खराबी आ गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर इसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। लेखक ने ऐसा महसूस किया मानो थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे, उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इस तरह की स्थिति को देखकर लेखक का भरोसा टूट चुका था। लेखक को लग रहा था कि अब तो कभी भी कोई अनहोनी या दुर्घटना हो सकती है। लेखक सशंकित थे। लेखक अपने भय को दूर करने के लिए प्राकृतिक दृश्यों को देख रहे थे। प्राकृतिक दृश्य तो बहुत लुभावने थे, पर लेखक को ऐसा लग रहा था मानो पेड़ बस से टकरा रही हो। झील दिखाई देती तो ऐसा लगता मानो बस इसमें डूब जाएगी। अचानक बस रुक गई। इससे पता चला कि जरूर कुछ न कुछ खराबी हुई है। ड्राइवर ने कोशिश की पर बस नहीं चली। कंपनी के हिस्सेदार अपनी बचाव में कहने लगे, बस तो अच्छी है, पर यह संयोग मात्र है कि बस नहीं चली। रात हो चुकी थी। क्षीण चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे वह बस पड़ी बेचारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो थक कर कोई बूढ़ी औरत बैठी हो। लेखक को उस पर यात्रा करने पर खेद हो रहा था। वह यह भी सोच रहे थे कि ऐसी स्थिति में आगे यात्रा करना दुष्कर है। इसके उपरांत कंपनी के हिस्सेदार ने मदद की, इंजन को सुधारा, बस आगे चली, परंतु अब बस की चाल कम हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो पैदल यात्रा कर रहे हों। बस की हेडलाइट की रोशनी कम हो चुकी थी। जो भी गाड़ियां आ रही थी बस उन्हें आगे निकलने देती मानो वह अपनी उम्र को समझ चुकी थी। बस एक छोटे से पुल के ऊपर पहुंची ही थी कि एक टायर बैठ गया। बस की गति बहुत कम थी। ज़्यादा स्पीड होती तो बस बगल के ही नाले में गिर जाती। मालिक भी ऐसे बस में सफ़र करने का जोखिम ले रहा था। इस वजह से लेखक उसे श्रद्धा भाव से देख रहा था। लेखक यह भी सोचते हैं कि इसे कंपनी का मालिक नहीं अपितु क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, ताकि वह किसी अच्छे आंदोलन का नेतृत्व कर सके। लेखक अब तरह तरह के भय से घिरे हुए थे। वे सोचते हैं कि अगर वे सब मर जाते तो देवता बाहें फैलाकर उनका इंतजार करते। ईश्वर भी कहते कि महान व्यक्ति है जिसने टायर बदलने के बजाय प्राण देना उचित समझा। कंडक्टर साहब के प्रयास से कंडक्टर साहब ने सहयोग दिया और टायर बदला। फिर बस चल पड़ी। लेखक को जरा सा भी विश्वास नहीं था कि वे अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी। ऐसा लग रहा था कि पूरी जिंदगी इस बस में ही गुजारनी पड़ेगी और इसे मृत्यु लोक से ही प्रस्थान करके चले जाना होगा। लेखक यही सोच रहे थे कि इस धरती पर अब उनकी कोई मंजिल नहीं। अंततः सबने यही सोच लिया कि बस को तो मंजिल तक पहुंचना ही नहीं है। अतः जितने भी यात्री थे सब आपस में हंसी मजाक करने लगे। कठिन शब्दों का अर्थ, हाजिर, उपस्थित, सफर, यात्रा, डाकिन, डराने वाली, श्रद्धा, आदर सम्मान का भाव, उम्र, जमा होना, वयोवृद्ध, बूढ़ी, पुरानी, निशान, चिन्ह, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, कष्ट, परेशानी, सवार, चढ़ा, हिस्सेदार, साझेदार, गजब, आश्चर्य, विश्वसनीय, भरोसे वाली, विदा, आखिरी सलाम, रंग, गरीब, कूच करने, प्रस्थान, निमित्त, कारण, फौरन, तुरंत, सरक, खिसक, सविनय अवज्ञा। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन। ट्रेनिंग, सीख, दौड़, जमाने, गुजर, चल, उम्मीद, आस, रफ्तार, गति, भरोसा, विश्वास, लुभावने, सुंदर, गोता, डुबकी, क्षीण, कमजोर, वृक्षों, पेड़, दयनीय, बेचारी, वृद्धा, बूढ़ी, ग्लानि, खेत, प्राणांत, मरना, बियाबान, सुनसान, अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया।
एक पुलिया, छोटा सा पुल, फिस एक प्रकार की ध्वनि, थम रुक, श्रद्धा भाव, सम्मान के साथ, जान हथेली पर लेकर, बहुत खतरा लेना, उत्सर्ग, बलिदान, दुर्लभ, कम मिलने वाला। पसारे, फैलाए, प्राण, जान, वक्त, समय, उम्मीद, आशा, लोक, मृत्युलोक, प्रयाण, प्रस्थान, बेताबी, बेचैनी, तनाव, चिंता। धन्यवाद।